नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और अच्छी खबर सच्ची खबर के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए, बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ लाए। ऐसी ही अच्छी खबर सच्ची खबर हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाते हैं, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण दिखाते हैं। तो सबसे पहले नजर उन खबरों पर जिन पर आज हमारा फोकस रहने वाला है। पहाड़ से मैदान तक एक्शन मोड में देवदूतों की वजह से सैलाब में भी जिंदगियां सलामत हैं। पूरा ब्यौरा आपको देंगे। 1 जुलाई से शुरू होने जा रही अमरनाथ यात्रा की तैयारी पूरी हो चुकी है। आज आपको बाबा बर्फानी तक पहुंचने का आसान मार्ग भी बताएंगे। भारत में एक बयान से पाकिस्तान के हुक्मरानों में हड़कंप मचा हुआ है। इस मौके पर पीओके के मन की बात भी जानेंगे। अच्छी और सच्ची खबर में सबसे पहले बात मानसून की। देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून के एक्टिव होते ही एक तरफ जहां लोगों को हीट वेव से राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बरसात से हाहाकार भी मचा हुआ है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 2 दिन तक मध्य प्रदेश समेत 25 राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जिसे देखते हुए प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों की फौरन मदद की जा सके। हालांकि इन सबके बीच देश के अलग अलग हिस्सों से सैलाब की गिरफ्त में आए लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन की खबरें भी सामने आ रही हैं, तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। कई लोगों को जान पर खेलकर बचा लिया गया है। देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून के एक्टिव होते ही बारिश और बाढ़ से हालात बिगड़ने लगे हैं। जगह जगह लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से आई ये 3 तस्वीरें इसी की गवाही दे रही हैं। राजसमंद में 2 दर्जन से ज्यादा ग्रामीण और पर्यटक उफनते नाले में फंस गए, जिन्हें कुछ लोगों ने रस्सी की मदद से किसी तरह बचा लिया। इसी तरह पुंछ में एक व्यक्ति नाले में अचानक पानी बढ़ने से फंस गया, जिसे 2 लोगों ने जान पर खेलकर बचाया। जबकि हिमाचल के मंडी में खेतों में काम करने गया एक शख्स अचानक सैलाब की चपेट में आ गया, जिसे पुलिस, फायर ब्रिगेड और लोगों ने करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सकुशल बचा लिया। इस वक्त मानसून के बादल फुल फॉर्म में बरस रहे हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक, शहरों से लेकर गांव तक जोरदार बारिश देखने को मिल रही है। इस बारिश के चलते ज्यादा खराब हालात पहाड़ी राज्यों में हैं। कहीं नदी नालों में उफान आने से सड़कों और पुलों को नुकसान पहुंचा, तो कहीं पहाड़ों के टूटने से रास्ते बंद हो गए हैं। ये तस्वीरें मंडी से आई हैं, जहां पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर रास्ते पर आ गया, जिसके चलते वहां गाड़ियों का लंबा जाम लग गया है। जैसे ही इसकी जानकारी प्रशासन को लगी, वो फौरन क्रेन और खुदाई करने वाली मशीनों की मदद से इस बंद रास्ते को खोलने में जुट गए। देखिए, अभी हम ये इसको सिंगल लेन ही खोल पाए हैं और धीरे धीरे से इस तरफ से गाड़ियां दोनों तरफ से बारी बारी से छोड़ेंगे। आई होप कि लोग हमारा सहयोग करेंगे। 20 घंटे की अथक मेहनत के बाद हमें ये सफलता हासिल हुई है। हमारे केएमसी कंपनी बधाई की पात्र है, जो लगातार दिन पूरी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही। मैं धन्यवादी हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, एसपी मैम का, जिनके सबकी गाइडलाइंस मार्गदर्शन से हम ये काम को कर पाए हैं। अभी लोगों में से मेरी अपील है कि थोड़ा धैर्य और रखें। जब इतना इंतजार किया है और धैर्य रखें। जब तक अंतिम गाड़ी नहीं जाती तब तक हम सड़क पे हैं। हमारे सारे लोग सड़क पे रहेंगे जब तक पूरा ट्रैफिक हम खोल नहीं देते। राज्य के दूसरे हिस्सों में भी भारी बारिश के बाद ऐसे ही हालात बने हुए हैं। राज्य सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द बंद सड़कों को खोला जाए। पिछले 2-3 दिन से येलो अलर्ट हिमाचल प्रदेश के अंदर जारी किया गया है और मैंने आंकड़े भी कहे थे कि करीबन अभी 301 सड़कें प्रदेश के अंदर जो है वो इससे ग्रसित हुई है, मगर उसमें हमने कहा है और उसमें करीबन 27 करोड़ रुपए का नुकसान प्रदेश को हुआ है, आर्थिकी को। और इसमें हमने करीबन टोटल 390 मशीनरी, जिसमें जेसीबी है, डोजर है, टिपर है, वो हमने डिप्लॉय कर दिए हैं। वॉल शूटिंग के ऊपर कार्य चल रहा है। करीबन ऐसी 350 ऐसे स्पॉट्स है जहां पर देखा जाता है कि अक्सर जब भी मानसून आते हैं तो वहां पे लैंडस्लाइड्स होते हैं। उस पर भी हमने निगाहें बना के रखी है, वहां पर इस तरीके के कार्य ना हो, इसलिए वहां पर प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाएंगे और वहां पे साइनेजेस लगाएंगे टूरिस्ट के लिए, लोगों के लिए, कि यहाँ पे कोई दुर्घटना ना घटे। पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी भारी बारिश से कमोबेश ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं। चाहे राज्य के ऊंचाई वाले इलाके हों या फिर मैदानी इलाके, बारिश का सिलसिला जारी है। ये तस्वीरें रुड़की से आई हैं, जहां कुछ घंटों की बारिश में ही शहर की ज्यादातर सड़कें किसी नहर की तरह नजर आने लगी। इन सड़कों पर गाड़ियों का चलना दूभर हो गया, जबकि निचले इलाकों में तो लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हो गए।
मौसम के इस मिजाज को देखते हुए प्रशासन ने लोगों और पर्यटकों से नदी, नालों और झरनों से दूर रहने के लिए कहा है। स्पेशल रिलीज में मौसम विभाग ने कहा है कि 24 से लेकर और 30 जून तक रेड अलर्ट रहेगा, जिससे कि बहुत तेज बारिश को देखते हुए ये अलर्ट घोषित किया गया। आपको बता दें कि पिछले 48 घंटे से लगातार रुक रुक कर उत्तराखंड में बारिश हो रही है। वहीं कई जगहों से हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं जहां पर जैसे कोटद्वार में भूस्खलन हुआ है और उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों में भी लगातार रुक रुक के बारिश हो रही है। टेम्परेचर में लगातार जो है कमी आई है। अगर बात करें टेम्परेचर की तो लगभग जिस तरह से गर्मी पिछले कुछ दिनों से बढ़ रही थी तो 40 के आसपास टेम्परेचर पहुंच रहा था, लेकिन अभी 19 और 20 डिग्री पे टेम्परेचर मेंटेन्ड है। बारिश के अगर कैलकुलेट करने की बात करें कि कितनी बारिश हुई है तो सबसे ज्यादा अभी तक हरिद्वार में बारिश रिकॉर्ड की गई है। 78 mm बारिश आखिरी रिलीज तक जो अपडेट आई थी उसमें 78 mm बारिश जो है हरिद्वार में है। उसके साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी लगातार बारिश हो रही है और इसको देखते हुए कई क्षेत्रों में ऑरेंज और रेड अलर्ट घोषित किया है। मौसम विभाग का कहना है कि यात्री अगर इस समय ट्रैवल ना करें तो बेहतर है। पहाड़ी राज्यों की तरह ही मैदानी इलाकों में भी मानसून के बादल जमकर बरस रहे हैं। इस बारिश से एक तरफ जहां लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ शहरों में जलजमाव की समस्या से भी लोगों को जूझना पड़ रहा है, चाहे महाराष्ट्र का भिवंडी हो या फिर हरियाणा का सोनीपत। बादल इस कदर बरसे कि इन शहरों की सूरत ही बदल गई। सड़कें, अंडरपास, मकान और दुकान सब जगह बारिश के पानी ने कब्जा जमा लिया। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिन देश के करीब 25 राज्यों में इसी तरह भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जिसे देखते हुए सरकारी एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही लोगों से भी बिना वजह घरों से बाहर न निकलने की अपील की गई है। मंडी से परी शर्मा और देहरादून से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का असर मानसून की गति पर पड़ा था, लेकिन अब मानसून ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। बड़ी बात यह है कि करीब 6 दशक बाद दिल्ली और मुंबई में एक साथ मानसून ने दस्तक दी। अभी तक मानसून देश के किन किन राज्यों में पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में देश के किस हिस्से में प्रवेश करेगा, इसे जानने के लिए हमारी सहयोगी अनामिका गौड़ ने मौसम विभाग के निदेशक मृत्युंजय महापात्रा से खास बातचीत की। मानसून अभी अच्छे स्टेट में है भारत के ऊपर और ये सक्रिय है, मैं बोलता हूं। और पास्ट 24 आवर्स से मानसून आगे बढ़े हैं, काफी आगे तक आगे बढ़े हैं। जैसे कि एंटायर महाराष्ट्र में मानसून आ चुके हैं, एंटायर मध्य प्रदेश, एंटायर उत्तर प्रदेश से मानसून आ चुके हैं, दिल्ली में मानसून आ चुके हैं, मुंबई में मानसून आ चुके हैं। इसके साथ साथ हरियाणा के कुछ हिस्सा, पंजाब के कुछ हिस्सा, जम्मू डिवीजन का कुछ हिस्सा और गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सा में मानसून आ चुके हैं। हमारा ये पूर्वानुमान है कि अगले 2 दिन में मानसून और फिर आगे बढ़ेगा ये एक्टिव कंडीशन के साथ, और गुजरात, राजस्थान और पंजाब और हरियाणा का और कुछ हिस्सा में मानसून प्रवेश कर जाएगा। इसके साथ साथ ये मानसून सर्कुलेशन तो एक्टिव है और एक लो प्रेशर एरिया अभी नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में डेवलप हुआ है, नॉर्थ ओडिशा और वेस्ट बंगाल कोस्ट के आसपास, और ये धीरे धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में गति करेगा। जब ये लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है तो एंटायर मानसून कंडीशन को भी एक्टिव करा देता है। इनिशियली तो अभी इसका प्रभाव में ज़्यादातर बारिश ओडिशा, छत्तीसगढ़ वगैरह एरिया में हो रहा है, और धीरे धीरे ये हैवी टू वेरी रेनफॉल एक्टिव जो हो रहा है इस एरिया में धीरे धीरे वेस्टवर्ड शिफ्ट होगा, और छत्तीसगढ़ ईस्ट एमपी होते हैं, देन वेस्ट एमपी, देन राजस्थान, गुजरात एरिया में भी ये अच्छा बारिश कराएगा। इसलिए अगले 5 दिन तक जो मानसून का स्टेटस है देश में वो अच्छा रहने वाला है। बारिश से तापमान में भी गिरावट आई है। आने वाले दिनों में दिल्ली का तापमान अधिकतम और न्यूनतम कितना है? जरूर, आप देखिए ना, ये तो ओवरकास्ट का ही है, सो इसलिए टेम्परेचर नॉर्मल से काफी हद तक नीचे रहेगा और मानसून एडवांस हो रहा है तो एक्टिविटी भी जारी रहेगा अगले 1-2 दिन के लिए। सो इसलिए कोई हीट वेव कंडीशंस अभी देश में नहीं है, कोई हीट वेव कंडीशंस का पूर्वानुमान भी हम किए नहीं है। मानसून के सीजन में सबसे ज्यादा खतरा पहाड़ी राज्यों में होता है, क्योंकि वहां पर बादल फटने, फ्लैश फ्लड, पहाड़ खिसकने की सबसे ज्यादा घटनाएं होती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन विभाग ने बांधों और संवेदनशील इलाकों में सायरन लगाने का फैसला किया है, जिससे लोगों को बाढ़ के खतरे के बारे में वक्त रहते बताया जा सके। सूत्रों का कहना है कि सरकार संवेदनशील इलाकों में 250 से ज्यादा अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने जा रही है। ये कब और कहां लगेंगे, इस बारे में बताया आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने। एक तो जितने डैम हमारे यहाँ डैम और बराजेस हैं वहाँ पे AWLR ऑटोमेटिक सेंसर लगने हैं, और उनके डाउन स्ट्रीम में जो पॉपुलेशन है जिनको समस्या हो सकती है ज़्यादा पानी रिलीज होने से, वाटर लेवल बढ़ने से, वहाँ पर सायरन सिस्टम लगाने, 360 डिग्री सायरन सिस्टम लगाने।
तो वहाँ पे बात हुई थी पिछले साल ही कि इसको तत्काल लगाएं। कुछ ने तो लगाया है, तो कुछ लोगों ने अभी नहीं लगाया है, कुछ लोग टेंडर में है, ऑर्डर कर दिया है। तो उसको 15-20 दिन के अंदर लगा के फिर उसका सारा हमारा जो कंट्रोल रूम है वो जुड़ जाएगा उससे, ताकि उनका कंट्रोल हमारे यहाँ भी रहेगा। कहीं पर भी कुछ दिक्कत होती है, यहाँ से भी सायरन हम उसको ब्लो कर सकते हैं। एक तो ये हुआ। दूसरा, हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट और CWC, जिनका कि फ्लड फोरकास्टिंग का मैंडेट है, समहाउ इनके 32 हैं सेंसर बेस्ड, जहाँ पर कि टेलीमेट्री से AWR यानी कि जो ब्लड लेवल वाटर लेवल चेक करते हैं, सेंसर बेस्ड है। बाकी जगह मैनुअल है। तो इसको पूरा हमने कहा कि इसको सेंसर बेस्ड करना चाहिए। और जो हैं भी सेंसर बेस्ड, तो पुराने सेंसर हैं वो कई जगह खराब काम नहीं कर रहे ठीक से, उसको अपडेट करना है। मैंने इनको 1 सप्ताह का समय दिया है, इरिगेशन को और CWC को। पूरे उत्तराखंड का हमारे पास फ्लड फोरकास्टिंग प्लान होना चाहिए, हमारे पास मॉडलिंग होनी चाहिए। अभी जो है इनके सिर्फ 4 स्टेशन है फ्लड फोरकास्टिंग के, वो भी गढ़वाल रीजन में, कुमाऊं में एक भी नहीं। तीसरा हमारा था कि ये जो टेलीकॉम कंपनीज हैं, उनके मोबाइल टावर, जो हमने सायरन सिस्टम लगाने का प्लान किया है पूरे उत्तराखंड के लिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम, जिसमें सारी चीजें रहेगी। साथ में इनके जो मोबाइल टावर हैं उसमें हमारे सायरन रहेंगे वल्नरेबल एरियाज में, और उसके लिए हमने इनके टावर के लोकेशन मांगे हैं और वो ये लगाने की अनुमति देंगे। मना नहीं कर सकते। ये एज पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन मैंडेट है कि वो आप कोई भी आपके टावर का यूज करेंगे फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, यू हैव टू प्रोवाइड देम। तो वो हमें देंगे और उस पर फिर हम सायरन सिस्टम लगाएंगे। और मॉनसून के बाद अब बात कर लेते हैं अमरनाथ यात्रा की, जिसके शुरू होने में चंद दिन ही बाकी हैं। 1 जुलाई से शुरू होने जा रही इस पवित्र यात्रा के लिए सभी तैयारियां करीब करीब पूरी कर ली गई हैं। चाहे तीर्थ यात्रियों के आने जाने, ठहरने और लंगर का इंतजाम हो, या फिर यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था। इस यात्रा का जिम्मा संभाल रही तमाम एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट हैं, खासकर सुरक्षा एजेंसियां, ताकि किसी भी खतरे को वक्त रहते नाकाम किया जा सके। इस साल जमीन से लेकर आसमान तक चौकसी बरती जा रही है। कैसी है ये तैयारी, इस रिपोर्ट में देखिए। जैसे जैसे पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू होने की तारीख नजदीक आ रही है, सुरक्षा एजेंसियां कहीं ज्यादा अलर्ट और चौकस हो गई हैं। ये तस्वीरें उधमपुर से आई हैं, जहां हाईवे किनारे हथियारों से लैस CRPF के जवान ट्रक से लेकर कार तक, बस से लेकर बाइक तक सब पर पैनी नजर रख रहे हैं। मगर इस बार निगरानी के इस काम में हाईटेक ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उधमपुर जिले में 51 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रियों के काफिले की सुरक्षा के लिए ये ड्रोन कैमरे तैनात किए गए हैं। CRPF की 137वीं बटालियन ने इस हाईवे के विभिन्न हिस्सों पर इस तरह के आधुनिक ड्रोन तैनात किए हैं, जिससे इलाके में होने वाली हर गतिविधि को देखा जा सके। इस वर्ष की श्री अमरनाथ जी यात्रा 1 जुलाई से आरंभ होने जा रही है, यानी कि कुछ ही दिन शेष रह गए हैं अमरनाथ यात्रा को शुरू होने में। और उससे ठीक पहले समूचे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। चाहे जम्मू संभाग हो या कश्मीर घाटी हो, दोनों संभागों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बाबा अमरनाथ की यात्रा इस साल 1 जुलाई से शुरू हो रही है, जो कि 62 दिन चलकर 31 अगस्त को रक्षाबंधन वाले दिन खत्म होगी। ऐसे में जम्मू से लेकर अमरनाथ गुफा तक सुरक्षा का जिम्मा संभाल रही तमाम एजेंसियां यात्रा के सफल आयोजन में कोई कसर नहीं छोड़ रही। जम्मू संभाग में भी पुलिस की टीमें यात्रा वाले रूट पर पूरी मुस्तैदी से डटी हुई हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस पर भी इस यात्रा को शांतिपूर्ण ढंग से करवाने का दायित्व है, इसीलिए बैठकों का दौर लगातार जारी है और सुरक्षा का रिव्यू किया जा रहा है। अभी हाल ही में देश के गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए थे और कश्मीर घाटी में उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की थी, जिसमें सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई थी, क्योंकि अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होने जा रही है। तो साफ तौर पर निर्देश यही है कि जो विभिन्न सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो तालमेल के साथ कार्य करें, ताकि ये जो यात्रा है सुचारू रूप से चले और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो। जम्मू शहर के बिक्रम चौक इलाके में यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पहरा है, भारी संख्या में जो है पुलिस कर्मियों की तैनाती है और इसीलिए किया जा रहा है ताकि जो अभी आने वाली जो अमरनाथ यात्रा है वो सुचारू रूप से चले और उसमें कोई अप्रिय घटना ना हो।
वहीं एक दिन पहले ही जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस यात्रा को लेकर सिविल सोसाइटी के सदस्यों से बातचीत की। इस बैठक में व्यापार मंडलों और आध्यात्मिक नेताओं समेत कई लोग शामिल हुए। बैठक में मनोज सिन्हा ने समाज के सभी वर्गों से यात्रा के सफल आयोजन में भागीदारी देने की अपील की। हमारे पूर्वजों ने यह व्यवस्था बनाई थी। आपकी जो तीर्थ यात्रा के लिए अमरनाथ जी की यात्रा में आएंगे, उनकी खातिरदारी पूरा समाज मिलकर एक साथ करेगा और ये कौशल पर्व की तरह बन जाए। ये पूरा समाज एक संकल्प के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता रहा है। अपनी तरफ से प्रशासन ने कोशिश की है कि व्यवस्थाएं की जाए रहने की, उनके बाकी चीजों की, लेकिन इस आयोजन से जुड़े जो आध्यात्मिक, पारंपरिक और महत्वपूर्ण मूल्यों, संस्कारों को तो मैं मानता हूं कि यहाँ के 1 करोड़ 30 लाख नागरिकों के जुड़ाव से ही ये प्राप्त हो सकता है और इसीलिए आप सबको निमंत्रित भी किया गया है, आपके बीच में उपस्थित भी हैं। हिंदू धर्म में अमरनाथ यात्रा को बहुत पवित्र माना जाता है। शिव भक्त हर साल इस यात्रा का बेसब्री से इंतजार करते हैं। केवल 4 दिन बाद इन शिव भक्तों का ये इंतजार खत्म होने वाला है, जब यात्रियों का पहला जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन और पूजन के लिए रवाना होगा। इन यात्रियों की तीर्थ यात्रा आरामदायक और सुरक्षित रहे, इसका सारा दारोमदार इन जवानों पर है। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 1 जुलाई से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए सबसे पहले आपको जम्मू तक जाना होगा, फिर जम्मू से श्रीनगर तक का सफर तय करना होगा। श्रीनगर से आप अमरनाथ यात्रा के लिए पहलगाम या बालटाल, इन 2 रास्तों में से एक को चुन सकते हैं। पहले रास्ते की बात करें तो ये अनंतनाग जिले के पहलगाम से होकर जाता है और दूसरा रास्ता गांदरबल जिले के बालटाल से होकर गुजरता है। जम्मू से पहलगाम के लिए आप कैब या बस से लगभग 7 घंटे में पहुंच सकते हैं। जम्मू से बालटाल कैब या बस से लगभग 10 घंटे में पहुंचा जा सकता है। पहलगाम से अमरनाथ गुफा करीब 36 किलोमीटर दूर है, तो वहीं बालटाल से अमरनाथ गुफा लगभग 14 किलोमीटर दूर है। पहलगाम से अमरनाथ गुफा पहुंचने में लगभग 2 से 3 दिन की चढ़ाई करनी पड़ती है, जबकि बालटाल से अमरनाथ गुफा जाने वाले रास्ते पर 1 दिन की ट्रैकिंग के बाद दर्शन करके लौटा जा सकता है। पहलगाम से अमरनाथ पहुंचने का पहाड़ी रास्ता बालटाल से निकलने वाले रास्ते की तुलना में अधिक आसान और सपाट है। बुजुर्ग और बच्चों के लिए पहलगाम वाला मार्ग सही माना जाता है। वहीं बालटाल से अमरनाथ गुफा का रास्ता पहलगाम से थोड़ा सा कठिन है और खड़ी चढ़ाई वाला है। इसके बावजूद अगर आप जल्दी से दर्शन करके लौटना चाहते हैं तो बालटाल मार्ग आपके लिए सही रहेगा। इन दोनों रास्तों के बारे में हमने आपको बता दिया। अब ये 2 मार्ग कहां से होकर गुजरेंगे वो भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले पहलगाम मार्ग की बात करें तो जम्मू से पहलगाम पहुंचने के बाद आपको बताएं कि सबसे पहला पड़ाव चंदनबाड़ी होता है। चंदनबाड़ी के बाद पिस्सू टॉप से होते हुए आप यात्रा में आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अगला स्टॉप शेषनाग होगा। यहां से आगे बढ़ने के बाद पंचतरणी आएगा और इसके बाद आप बाबा बर्फानी तक पहुंच जाएंगे, यानी अमरनाथ गुफा तक आप पहुंच जाएंगे। बालटाल मार्ग की बात कर लेते हैं। पहलगाम के अलावा अगर आप बालटाल मार्ग के जरिए जाना चाहते हैं तो जम्मू से बालटाल मार्ग पहुंचना होगा। इसके बाद डोमली अगला स्टॉप होगा, वहां थोड़ा आराम करके आप अपने अगले पड़ाव बरारी तक पहुंचेंगे, फिर अमरनाथ गुफा तक पहुंच जाएंगे। श्रीनगर से 145 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद अमरनाथ गुफा को पुरातन काल में अमरेश्वर कहा जाता था। ऐसी मान्यता है कि अमरनाथ गुफा में भगवान शिव हिम शिवलिंग के रूप में मौजूद हैं। यहां गुफा की छत से टपकने वाले पानी से बर्फ का शिवलिंग बनता है। इसी शिवलिंग के दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि यहीं भगवान शिव ने पत्नी देवी पार्वती को अमरत्व का मंत्र सुनाया था, जिसकी वजह से इस गुफा का महत्व बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, जिससे हर गुलाम कश्मीर भी कहते हैं। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। पीओके को भारत से मिलाने की मांग के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान की तरफ से जबरन कब्जे वाले हिस्से को भारत का हिस्सा बताया। पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर में वहां सरकार और सेना की तरफ से हो रहे भेदभाव और अत्याचार का हवाला देते हुए कहा गया कि पीओके को वापस लेने के लिए भारत को कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत में
जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तभी से पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस भारत में मिलाने की बात हो रही है। 5 अगस्त 2019 को विवादित अनुच्छेद 370 हटाने से पहले केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का नाम बदलकर पाक अधिकृत कश्मीर और अधिकृत जम्मू और कश्मीर कर दिया था और इसके एक हिस्से को लद्दाख का हिस्सा माना गया और जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा में पीओके के लिए 24 सीटें रिजर्व हो गई। ऐसे में जम्मू विश्वविद्यालय के जनरल जोरावर सिंह सभागार में आयोजित रक्षा कॉन्क्लेव में पीओके को लेकर राजनाथ सिंह का बयान कई मायनों में अहम है। साथियों, जम्मू और कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा जिसे कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के रूप में हम जानते हैं, वहां के लोग देख रहे हैं कि इस तरफ लोग अमन और चैन के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे हैं यानी भारत में, और वहां जब पाकिस्तान की सरकार के द्वारा जब उन पर जुल्म किया जाता है, नाइंसाफी की जाती है, तो उन्हें तकलीफ होती है। मैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों की बात में कर रहा हूं। पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है। वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। और इस मंशा को एक नहीं, कम से कम 3 प्रस्ताव संसद में इस मंशा को लेकर पारित किए जा चुके हैं। साथियों, हमारा अब तो आप ये देख रहे हैं कि पीओके में क्या हो रहा है। मैंने एक बार कहा था कि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, वहीं से यह डिमांड उठेगी कि हमको भारत में अपने को मर्ज करना है। और आपने देखा होगा टेलीविजन के पर्दे पर कई बार वहां के लोग स्लोगन, नारे लगा रहे हैं कि हमको भारत में मर्ज करो। यह कोई छोटी बात नहीं है। अच्छी खबर सच्ची खबर में आज बस इतना ही।